तो एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन को हम लोग लगा लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि आज करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। देखो आओ, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। अच्छा, इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोगों ने क्या किया था कि चार्ज के बारे में पढ़ लिया था और चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ ली थी और चार्ज के नेचर के बारे में भी जान लिया था, ठीक है। तो चार्ज के बारे में जब हम लोगों ने जाना था तो चार्ज क्या होता है, दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एन इलेक्ट्रिक करंट इज अ कंसिस्ट ऑफ चार्ज। जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उसमें क्या होंगे, चार्जेस होंगे, और ये चार्ज क्या करते हैं, मोशन करते हैं फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, ठीक है। जब चार्ज एक रीजन से दूसरे रीजन तक क्या करते हैं, मोशन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। क्या कहलाता है, करंट कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने एक डायग्राम यहाँ पे बनाया है, ये बैटरी है और ये बैटरी का टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, और एक क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पे टर्मिनल पे देखते हैं कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट की डायरेक्शन यही तो है, सो हो रही कि नहीं हो रही, तो करंट की डायरेक्शन ये होती है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इसका मतलब यही है कि जो इसका मोशन होता है एक रीजन से दूसरे रीजन तक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। या अगर इसको हम लोग और देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। इसकी एसआई यूनिट जो होती है तो आई इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसकी एसआई यूनिट देखेंगे तो इसको हम लोग चार्ज की यूनिट क्या होगी बताओ, कूलाम होती है, ठीक है। कूलाम, और यहाँ हो जाएगी कूलाम पर सेकेंड। कूलाम पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, एम्पेयर बोल देते हैं, ठीक है। तो करंट की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो हमारी क्या होती है, एम्पेयर होती है। क्या होती है, एम्पेयर। तो यहाँ पे लिखा हुआ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज दैट एम्पेयर। इलेक्ट्रिक करंट में किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब हम लोग आगे आते हैं तो आगे यहाँ पे देखते हैं, अच्छा यही पेज खुलेगा, इसमें देखते हैं डायरेक्शन ऑफ द करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम देखते हैं ये होता है कन्वेंशन बाय द डायरेक्शन हुज द पॉजिटिव चार्ज वुड बी मूव, thus the current is the external of the circuit is directed away from the पॉजिटिव टर्मिनल एंड टुवर्ड दी नेगेटिव टर्मिनल। जैसा अभी हमने यहाँ पे ये जो आपको फिगर डायग्राम दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव की तरफ से क्या होती है, नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है। लेकिन हर एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, अलग सेम ही होती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसे किसी में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो किसी में क्या होता है, फ्लो ऑफ आयंस होता है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें होती, अगले पेज में हम लोग उसको देखते हैं। उसके बाद जो हमारा इसमें नेक्स्ट पेज आता है, नेक्स्ट पेज में यहाँ जो हमारा मेंशन है कि जो हमारा करंट की डायरेक्शन होती है, जो मेटल होता है, क्या मेटल, तो मेटल में जो करंट की डायरेक्शन होती है, देखो मेटल में जो करंट की डायरेक्शन होती है, ये मोशन ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। किसी भी मेटल में अगर हम देखेंगे तो इसमें जो करंट फ्लो होता है ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या होता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे चार्जेस नहीं होता, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट या कोई आयनाइज होगा। इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज का मतलब क्या होता है, जब भी मान लो जैसे हमने क्या लिया वाटर, और वाटर में सॉल्ट को हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करते हैं, तो सोडियम, ठीक है, आयन और प्लस क्लोरीन, ये क्लोरीन आयन, क्लोरीन माइनस आयन, ये दोनों क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट या आयनाइज में गैस में हम देखेंगे, आयनाइज गैस में, तो इसमें क्या होता है, जो फ्लो ऑफ करंट होता है ये पॉजिटिव या नेगेटिव आयन की वजह से ही होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव
आयन की वजह से ही होता है। ठीक है, ऐसे हम देखेंगे जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर को जानते हो कि नहीं जानते हो सब लोग? ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या होता है कि जैसे इसमें हमने देखा जर्मेनियम और सिलिकॉन, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन में जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये ड्यू टू द मोशन ऑफ द वैकेंसीज को हम लोग क्या कहते हैं? होल कहते हैं। अब यहाँ पे मैटर क्या है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन ये सेमीकंडक्टर होते हैं और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाते हैं? होल्स की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ? होल्स के। होल्स का मतलब ये वैकेंसीज, मतलब एक स्फेयर होता है, गोला होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैकेंसीज, या उसी को हम लोग कहते हैं होल्स। और होल्स का जो नेचर होता है वो पॉजिटिव की तरफ होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव की तरह होता है, मतलब पॉजिटिव लाइक बिहेव करता है। तो इसमें जो सेमीकंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन ड्यू टू किसके होता है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू वैकेंसीज होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तुम्हारे सेमीकंडक्टर में कैसे कैसे होते हैं, मतलब हर एक मटेरियल का जब हम पढ़ेंगे तो उसका अलग अलग क्या है? कंडक्शन है, करंट का मोमेंट है या मोशन है। अब ऐसे एक आती है डिस्चार्ज ट्यूब। जब डिस्चार्ज ट्यूब में हम देखते हैं तो उसमें डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है? एटॉमिक गैस कंटेन होता है, उसमें जो करंट जो होता है मोशन ऑफ पॉजिटिव आयंस के द्वारा भी होता है और दूसरा किसके थ्रू होता है? इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही क्या होता है? करंट क्या करता है? मूव करता है। समझ में आया कि नहीं है? तो ये कुछ पॉइंट थे कि हमें करंट की डायरेक्शन को क्या कर रहे थे? डिफाइन कर रहे थे, करंट की डायरेक्शन को डिफाइन कर रहे थे। अब उसके बाद आता है एक, ये क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा गया है कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि अगला वाला पिछला जो डायग्राम था वहां पे क्या था? क्योंकि एक डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है, डायरेक्शन में जा रहा था कि नहीं? तो यहां से क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी नॉट अ वेक्टर, द डायरेक्शन इज द रिप्रेजेंट द सेंस ऑफ चार्ज। ये डायरेक्शन इसलिए रिप्रेजेंट करती है क्योंकि उसके सेंस ऑफ चार्ज बताती है। ठीक है, मतलब किस डायरेक्शन में चार्ज क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। इट कांट बी एडेड लाइक अ वेक्टर। तो कह सकते हैं जो हम यहाँ पे निकाले थे I इज इक्वल टू क्या? Q बाई T। तो ये हमारा क्या था? एम्पियर था। लेकिन हमारी जो करंट है वो स्केलर है कि वेक्टर? ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? अब आगे आते हैं। इसी में हम लोग देखते हैं कि आती है कि करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, अब करंट डेंसिटी क्या होती है? अगर कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर से कितना अमाउंट ऑफ करंट उससे क्या हो रहा? फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी, यहाँ से करंट डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? J से डिनोट करते हैं। किससे? J से। और ये मान लो हमारा क्या है? ये कोई हमारा एक कंडक्टर है जिससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो हो रहे हैं? ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी। तो यहाँ पर लिखा हुआ द टोटल अमाउंट ऑफ करंट विच फ्लोइंग थ्रू द 1 यूनिट वैल्यू ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो यहाँ से ये जो एरिया दिया हुआ है इसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल क्या कहते हैं? एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? A। करंट डेंसिटी क्या है? J। ठीक है, तो इससे कितनी करंट हमारी फ्लो हो रही है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी। अब आगे इसमें आते हैं, आगे है ही नहीं क्या? क्लियर? अब करंट डेंसिटी हमने समझा, तो करंट डेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? J से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे करंट डेंसिटी जो हमारी क्या है? ये हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी? ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू होता है I अपॉन A। I अपॉन A कि मतलब अगर ये कोई भी हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कोई भी कंडक्टर का एरिया क्या है? A है, तो इस कंडक्टर से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कितने नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I अपॉन A। तो J इज इक्वल टू I अपॉन A, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? करंट डेंसिटी की I की यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पेयर। क्या हो जाएगी? एम्पेयर
पर मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी की जो यूनिट हो जाएगी एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या है कि एक दो क्वेश्चन इस टाइप से बने हुए हैं, इससे क्वेश्चन बने हुए करंट डेंसिटी से, कि एक 10 मिलीमीटर स्क्वायर का कॉपर वायर है जो कंडक्ट करता है करंट फ्लोइंग अप 2 मिली एम्पियर। कितने एम्पियर? 2 मिली एम्पियर। तो डिटरमाइन करना है कि डिटरमाइन दिस करंट डेंसिटी यूजिंग द करंट डेंसिटी फार्मूला। करंट डेंसिटी फार्मूला यूज करके बताना है कि कितनी करंट डेंसिटी होगी। अब देखो यहाँ पे क्या करा, 10 मिलीमीटर वायर है, वायर की थिकनेस कितनी है 10। तो एरिया जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एरिया कितना दिया हुआ, एरिया जो दिया हुआ कितना है 10 मिलीमीटर स्क्वायर। बताओ अगर ये एरिया इसका 10 मिलीमीटर स्क्वायर है तो मीटर में करेंगे तो कितना आएगा? 10 × 10⁻³ इतना लंबा खींच के बता रहे हो। अगर इसको मीटर में करेंगे तो एरिया जो आएगा कितना आएगा, क्योंकि ये मीटर मिलीमीटर स्क्वायर है, मिलीमीटर स्क्वायर, और मिलीमीटर से अगर हम मीटर में जाएंगे तो कितना जाएगा 6। तो हो जाएगा 10 × 10⁻³ 2 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है स्क्वायर है, तो मिलीमीटर से किस में चला जाएगा, ये मीटर स्क्वायर में चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो मिलीमीटर से पहले हम किस में जाएंगे, mm से किस में जाएंगे, सेंटीमीटर में जाएंगे, और सेंटीमीटर से किस में जाएंगे, मीटर में जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए किससे 10 से, और फिर यहाँ से कितना 100 से। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो एरिया जो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, 3 और 3 6, तो आ जाएगा कितना 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अरे यहाँ से 3 और 3 6 और ये कटेगा नहीं। अब बार बार बताएं यही सब हैं, छोटे बच्चे हो क्या? अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि करंट कितना मिली एम्पियर है, 2 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे करंट लिखेंगे I = क्या लिखेंगे 2 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिली एम्पियर से 10⁻³ फिर वही करना पड़ेगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई। तो आ जाएगा 2 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम्पियर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब हमसे पूछ रहा है कि करंट डेंसिटी क्या होगी, तो J = लगाएंगे I/A, और I की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁵ है, नहीं I की वैल्यू ये नीचे लिखा हुआ है, कितना है 2 × 10⁻³ और ये हो जाएगा 10⁻⁵। तो कुल मिला के ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻2 नहीं, ऊपर चला जाएगा तो +2 चला जाएगा। कितना आ जाएगा +2, क्योंकि माइनस चला जाएगा प्लस में, तो कितना आ जाएगा +2। क्या आ जाएगा, ये करंट डेंसिटी है तो क्या आ जाएगा एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, करंट डेंसिटी। अब उसके बाद कह रहा है इसका फार्मूला जो करंट डेंसिटी का J = क्या निकाला हम लोगों ने I/A। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये करंट है, ये डेल्टा I करंट फ्लो हो रहा है, मतलब एवरेज करंट फ्लो हो रहा है। उसके बाद में ये करंट की डायरेक्शन है कि नहीं है, ठीक है, और ये हमारा क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, लेकिन ये नंबर ऑफ जो करंट फ्लो हो रहा है, इस यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम थोड़ा क्या कर दें, बेंड कर दें। तो यहाँ पे हम चाहे A लिखें, चाहे इसको लिखें कितना I/A, चाहे क्या लिखें I/∆S। डेल्टा S भी हमारा क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, चाहे A लिखें तो क्या है एरिया है। अब इस फिगर में क्या है डेल्टा S लिखा हुआ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम अगर ये फिगर है cos थीटा वाला है, तो यहाँ पे जब हम करंट डेंसिटी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, J = कितना आ जाएगा डेल्टा I/ कितना हो जाएगा डेल्टा S, और क्या आ जाएगा cos थीटा। और cos थीटा ये डिफाइन करती है कि कितने एंगल पे क्या है बेंडिंग है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इज अ नॉट नॉर्मल टू द करंट, अगर करंट से नॉर्मल ना हो। ठीक है, इफ नॉर्मल टू द एरिया मेक्स एन एंगल कितना बनाएगी थीटा, कितना बनाएगी विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या होगा, J = डेल्टा I/∆S क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा नहीं था, इसको क्या कर लेंगे हम लोग ऐड कर लेंगे।
ठीक है, इसमें क्या कर लेंगे, 8 कर लेंगे। उसके बाद वहाँ पे हमने देखा था कि करंट जो थी हमारी क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी या वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी थी। बट यहाँ पे क्या है, करंट डेंसिटी क्या है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है। लिखा हुआ करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर quantity because it's a product of a charge density and the velocity. Here charge density is a scalar quantity and the velocity is a vector quantity which makes the current density also vector quantity. तो current density हमारी क्या हो जाएगी, वेक्टर, और हमारा जो करंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आते हैं, ठीक है, आगे आते हैं। चलो इधर देखो, ये ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले तो बताओ स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। हाँ, अरे ड्रिफ्ट तो छोड़ो, पहले स्पीड और वेलोसिटी बताओ क्या होती है। स्पीड और वेलोसिटी में कोई एक डिफरेंस बताओ। बस यही तो है, क्या है, स्पीड वेक्टर है कि स्केलर है, स्केलर है। और वेलोसिटी, ऐसा क्यों है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हाँ, और वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड देखते हैं, ये जो होगा द एवरेज, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें the average velocity of the obtained by the charged particle in the material due to the impact and electronic field is known as the drift velocity। इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये जो हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है इसमें ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या है, रैंडमली मोशन है इधर उधर, ठीक है। तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है किसके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इम्पैक्ट में या उसके रिस्पेक्ट में, इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है उसी की एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, और ये क्या तुम्हारा क्या डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये तुम्हारा क्या है, एक नेगेटिव टर्मिनल है और दूसरा कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पे वही कह रहा है, दी एवरेज वेलोसिटी ऑब्टेन बाय द चार्ज पार्टिकल इन द मटेरियल ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इस द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोशन इज अ बेस्ड ऑन द रैंडम मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आ कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो कैसा होता है, रैंडम होता है। ऐसा तो नहीं कि सीधे पाथ पे, स्ट्रेट पाथ पे चलते हैं। तो रैंडमली मोशन जो होता है, रैंडम जो वेलोसिटी होती है, उसकी एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पे फार्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए वी कैन यूज द फॉलोइंग ऑफ द फार्मूला कैलकुलेट टू दी ऑर्डर ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए क्यू बी। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए क्यू बी। और आई यहाँ पे क्या है, आई क्या है, करंट है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ए क्या है, जैसे कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ये क्या है, ए है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, क्यू है, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, चार्जेस, तो क्यू होगा। और यहाँ पे एन जो डिफाइन करता है, ये एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए जो है हमारा एरिया और बी जो है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिखा हुआ आई जो डिफाइन करती है किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो हमारा डिफाइन करता है आई। और एन जो डिफाइन करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ए जो होगा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, और बी जो होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्यू यहाँ पे क्या है, चार्ज या इलेक्ट्रॉन मेजर इन कूलम। ठीक है, तो आज पीपीटी बहुत ज़्यादा बन नहीं पाई थी, तो आज इतनी करवा देते हैं क्योंकि थोड़ा अभी मुझे 11th वाला भी करना है। ठीक, तो यहाँ तक आज हम क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। ठीक, बाकी इसके जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें किसी को अगर कुछ पूछना तो पूछ सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। तो कल हम लोग क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, और इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान चुके थे कि क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जो हम लोगों ने निकाला था, आई इज इक्वल टू क्या,
Q बाई टी, और इसका यूनिट क्या होता है, SI यूनिट, SI यूनिट क्या होती है, एम्पेयर। तो ये हम लोग क्या कर चुके थे। उसके बाद हम लोग क्या किए थे कि डायरेक्शन के बारे में समझे थे कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। तब डायरेक्शन हमने देखा था कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे वाले पेज में देखते हैं, हमने इसमें देखा था कि जो मेटल होते हैं, मेटल में जो हमारा क्या होता है, करंट की डायरेक्शन होती है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रोलाइट में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन देखा था। उसके बाद हमने सेमीकंडक्टर में क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन और मोशन ऑफ वैकेंसीज को हम लोग क्या कहते हैं, होल्स कहते हैं, ठीक है। जब इम्प्योरिटीज उसमें सेमीकंडक्टर पीएनपी एनपीएन ट्रांजेक्शन जब पढ़ोगे, ट्रांजिस्टर जब पढ़ोगे तो वहाँ पे तुम्हें पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोगों ने देखा था, तो इसमें क्या था, मोशन ऑफ आयंस और क्या है, इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हम लोग करंट डेंसिटी देखे थे, और करंट डेंसिटी के बाद हम लोगों ने करंट डेंसिटी में क्या देखा था कि करंट डेंसिटी जो होती है किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से हमारे कितने नंबर ऑफ करंट फ्लो हो रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। तो J = I/A, और इसका क्या था, एम्पेयर, क्या था, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये चीज़ देख चुके थे। उसके बाद हम लोग इसमें देखे थे कि करंट डेंसिटी हमारी जो थी वो वेक्टर क्वांटिटी थी, बट करंट हमारा क्या था, स्केलर क्वांटिटी था। करंट हमारा क्या था, स्केलर क्वांटिटी था। फिर आगे हम लोग मूव करते हैं, इसमें हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखे थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है रैंडमली होता है, और हर एक की वेलोसिटी को अगर हम जोड़ के एवरेज कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि फॉर्मूला टू कैलकुलेट ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पे देखो I = NA/BQ, ये एक फार्मूला निकल के आया था। और यहाँ पे देखा I हमारा क्या था, करंट था, और N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, A क्या था, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन था, B क्या था, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन था, और Q क्या था, चार्ज था, ठीक है। अब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले वाले जो चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में रिलेशन बिटवीन दी फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के आए थे। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में रिलेशन क्या पढ़े थे, E = क्या पढ़े थे, F/Q, यही तो पढ़ के आए थे, हाँ। तो F = क्या बन जाएगा, F = क्या आ जाएगा, E × क्या हो जाएगा, Q। समझ में है कि नहीं है। अब ठीक है, EQ। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, जब हम यहाँ पे चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, तो हम Q को क्या लिख सकते हैं, चार्ज ही है। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं हम लोग, F = क्या लिख सकते हैं, E। अच्छा, यहाँ पे F क्या है, फोर्स है, F क्या है, फोर्स है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैपिटल E, कैपिटल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और स्मॉल E क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो F = E आ गया। अच्छा, यहाँ पे जब हम एक न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं, तो न्यूटन्स लॉ में हम लोग देखते हैं कि F बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के = कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये फोर्स की वैल्यू ले जाके इसमें रख देते हैं, कहाँ पे रख देंगे, ये फोर्स की वैल्यू ले जाके इसमें रख देंगे। तो इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, स्मॉल E कैपिटल E अपॉन कितना हो जाएगा, M। समझ में आया कि नहीं है। मोशन ऑफ इक्वेशन जब पढ़ते हैं तो मोशन ऑफ इक्वेशन में हमारी एक चीज आती है, फर्स्ट इक्वेशन V = U + AT। अब U क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, और B क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। देखो, पहले भी अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, मान लो हमारा चार्ज जो है मूवमेंट नहीं हो रहा, जैसे मान लो हमने कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सब कहाँ थे, स्टॉप थे। लेकिन जब हमने क्या किया, चार्ज को कनेक्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी के बाद एक टाइम बाद उन्होंने क्या किया, कुछ वेलोसिटी गेन किया, तो उसको हम लोग ने क्या किया, V। तो इस तरीके से मोशन ऑफ इक्वेशन हम लेंगे, मोशन ऑफ इक्वेशन। तो मोशन ऑफ इक्वेशन लेंगे तो B = क्या होता है, U + AT, ठीक है। अब रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है, एक रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो रिलैक्सेशन टाइम लेने के बाद, एक मिनट, टाइम रिलैक्सेशन यूजिंग दिस कंडीशन, टाइम रिलैक्सेशन, टाइम रिलैक्सेशन को हम लोग किससे लिखते हैं, टाउ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, टाउ से। तो ये टाइम रिलैक्सेशन जो तुम्हारा टाउ है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0, तो B = कितना हो जाएगा, 0
प्लस एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे ए और क्या लिखेंगे टाउ लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे टाउ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जब हम लोग देखें तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए निकालने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, बी फॉर वेलोसिटी और डी फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, समझ में आया कि नहीं है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग किससे लिखते हैं, बीडी से, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जब बीडी से लिखते हैं तो ये हो जाएगा कितना ए और ये हो जाएगा टाउ, क्या हो जाएगा टाउ। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो तुम्हारा है, एक्सेलरेशन क्या है ई, कैपिटल ई स्मॉल ई अपॉन कितना एम, तो ये आ जाएगा ई अपॉन कितना हो जाएगा एम मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा टाउ। यही तुम्हारी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई, स्मॉल ई कैपिटल ई, कैपिटल ई अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा टाउ, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा टाउ। यही तुम्हारी क्या थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, ठीक है, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो आगे मूव करें इसमें। तो यहाँ से हमने निकाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या निकाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद आगे हम लोग मूव करते हैं। बैठो बैठो जल्दी बैठो। बताओ किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे, ये पीडीएफ ऐसे सेव हो जाएगा, इसी पीडीएफ को ऐसे शेयर कर दिया जाएगा। उसमें क्या था कि पहले जब लिखते थे तो उसमें जो रिटर्न होता था वो गायब हो जाता था, लेकिन अब इसमें से ये रिटर्न गायब नहीं होगा। कहाँ से तुम्हें समझ में क्यों नहीं आएगा, तुम आई ही नहीं तो क्या समझ में आएगा, घर पे लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में रिलेशन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में रिलेशन हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे, ठीक है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू पढ़ा, तो ये F का क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा F इक्वल टू कितना हो जाएगा E इंटू क्यू हो जाएगा। अब क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या ले लेंगे E ले लेंगे, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल स्मॉल ई और कैपिटल ए। यहाँ पे F क्या है फोर्स है, E क्या है इलेक्ट्रॉन है, और इस बड़का वाला E जो क्या है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि फोर्स, न्यूटन्स का नियम पता है कि F इक्वल टू क्या होता है ma होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा F बाई m। अब यहाँ से जो ये फोर्स निकला है F इक्वल टू स्मॉल ई और कैपिटल ई की वैल्यू ला के यहाँ पे रख दिया, तो क्या आएगा ई अपॉन कितना होगा m। मोशन ऑफ इक्वेशन सबको पता होना चाहिए, 3 होते हैं, b इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो टाइम रिलैक्सेशन का यूज करते हुए, क्या टाइम रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल है तो यहाँ पे क्या है इनिशियल में क्या है 0 है, उसकी वेलोसिटी क्या 0। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, यहाँ से ये मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी आगे वेलोसिटी जाके गेन करेगा। इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 और फाइनल वेलोसिटी क्या ले लिया गया bd, और इसी bd को हम लोग क्या बोल दिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या बोल दिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्लियर है ये। अब जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी b इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो टाइम रिलैक्सेशन यूज किया, और टाइम रिलैक्सेशन को हम लोग क्या यूज कर कहते हैं टाउ से डिनोट करते हैं। किससे टाउ से, ये क्या है टाउ का सिंबल है, ठीक है, ये ऐसे बनता है और ये बन जाता है टाउ, मतलब टी टाइप ही बनता है। तो यहाँ पे हाँ b इक्वल टू क्या हो जाएगा इनिशियल क्या होगा वेलोसिटी 0 और प्लस क्या आ जाएगा 80। तो यहाँ से हमने क्या किया b इक्वल टू क्या हो जाएगा b को हमने क्या लिखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो क्या लिख दिया bd, और यहाँ पे क्या हुआ 0 में अगर 88 करेंगे तो क्या आ जाएगा a टाउ, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू उठा के लाके हमने यहाँ से ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ से लाके यहाँ पे इसमें रख दिया, और ये टाउ तो है ही है और नीचे यमन, ठीक है। तो ये आया bd इक्वल टू ई कैपिटल ई स्मॉल ई अपॉन एम इंटू क्या हो जाएगा टाउ। यही तुम्हारी क्या हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद रहेगा 2e ऊपर टाउ मल्टीप्लाई में, उसके बाद क्या हो जाएगा m। तो अगले पेज पे चलें।
अब यहाँ पे कह रहा है रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो एक चीज हम लोगों ने देखा था कि I इज इक्वल टू क्या पढ़ा था यहाँ पे, देखो I इज इक्वल टू I इज इक्वल टू NAVQ, ठीक है। तो I इज इक्वल टू NAVQ पढ़ा था, ये कहाँ चला गया, आगे है क्या? हम लोगों ने देखा है कि I इज इक्वल टू कैपिटल लिखते हैं NAB और क्या हो जाएगा ये Q, I इज इक्वल टू NAVQ। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? और एक चीज ये भी पढ़ा है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD इज इक्वल टू कितना होगा, स्मॉल e कैपिटल E अपॉन M मल्टीप्लाइड बाई टाउ। तो यहाँ पे कह रहा है रिलेशन बिटवीन द करंट एंड करंट डेंसिटी। अच्छा करंट डेंसिटी क्या पढ़ा था, J इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, I अपॉन ए या डेल्टा S, यही तो पढ़ा था। बताओ इतना चीज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा इसमें? तो ये सारी चीजें याद है कि नहीं याद है? याद है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो I इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, ये पढ़े हैं Q बाई T, BD इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, स्मॉल ई कैपिटल E अपॉन कितना, टाउ इंटू M, ये पढ़ा। अब इसमें रिलेशन करा, बताओ कि करंट और करंट डेंसिटी से रिलेशन हम कैसे निकालेंगे, करंट और करंट डेंसिटी से, करंट और करंट, क्योंकि करंट डेंसिटी क्या है, अगर इसमें हम देखेंगे J इज इक्वल टू क्या है, I अपॉन A। तो अगर I की ये वैल्यू रखेंगे, I की अगर A वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, NAVQ अपॉन क्या हो जाएगा, A। बताओ A से A कटेगा कि नहीं कटेगा? तो J इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, NB क्या हो जाएगा, Q, JNBQ। आया रिलेशन, एक रिलेशन आया कि नहीं आया? अब बताओ यहाँ पे I इज इक्वल टू Q बाई T, I इज इक्वल टू Q बाई T। अब I इज इक्वल टू Q बाई T, उसके बाद एक आध रिलेशन और बनाओ। I अपॉन Q भी रख सकते हो, उसमें एक रिलेशन ये रख सकते हो कि देखो I अपॉन Q, I अपॉन Q, I अपॉन Q इज इक्वल टू क्या रख सकते हो, क्योंकि ये I है तो ये लिखोगे I अपॉन Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NV A हो जाएगा, NV ये। अब यहाँ पे देखो I अपॉन Q, इसको क्या लिख सकते हो, I अपॉन Q, तो ये I अपॉन Q की जगह क्या लिख सकते हो, 1 बाई T, तो 1 बाई T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NVA। और ये क्या था, वेलोसिटी ही तो थी, तो यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू लिख सकते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या, ये सब नीचे आ जाएगा, अरे ये सब नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, TN, और ये क्या हो जाएगा, A। ठीक है, तो इसके कई सारे रिलेशन निकाल सकते हैं, जो रिलेशन हमें चाहिए उस हिसाब से हम अपना क्या कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। अब उसके बाद जब हम लोग आते हैं अगला, इसमें करंट डेंसिटी डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे जब करंट डेंसिटी हमारी, अच्छा हाँ, ओम्स लॉ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ का अलग अलग फॉर्म है, 2 फॉर्म है, जिसमें हम ओम्स लॉ एक पढ़ते हैं B इज इक्वल टू IR, क्या पढ़ते हैं, B इज इक्वल टू IR। अब इसमें जो हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे, इसका जो ओम्स लॉ पढ़ेंगे, इसमें कह रहा है कि करंट डेंसिटी जो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, क्या डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब जितना करंट डेंसिटी होगा उतने क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो करंट डेंसिटी को हम लोग किससे लिखते हैं, J से, ये इन्फिनाइट नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हो जाएगा करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NEVD, और ये पढ़ के आए हैं, तो ये हमारा क्या है, करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता है ये J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NEVD। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं कि ये वेलोसिटी है, क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो G इज इक्वल टू क्या लिखेंगे,
ई, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या निकल के आया है, ई, कैपिटल ई अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाई टाउ। ठीक है, तो J इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, n, और ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर ई अपॉन कितना हो जाएगा, m, और ये हो जाएगा टाउ। क्या हो जाएगा, टाउ। ठीक है, तो एक रिलेशन हमारा ये निकल के आया। उसके बाद ये जो लिखा हुआ देखो n ई स्क्वायर, जो ये सिग्मा है, सिग्मा हम लोग ऐसे लिखते हैं, और ये n ई स्क्वायर टाउ अपॉन m, टाउ अपॉन m, कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, ये दिख रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, तो लिखेंगे J इज इक्वल टू n ई स्क्वायर टाउ अपॉन कितना, m, तो ये बनेगा क्या, सिग्मा e। क्या बनेगा, सिग्मा e। तो J इज इक्वल टू क्या है, e। यहाँ पे जो करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ पे जो सिग्मा आया, ये सिग्मा क्या है, कांस्टेंट है, और सिग्मा जो कांस्टेंट है, इसी सिग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टिविटी अलग होता है, कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। तो सिग्मा को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। और रेस्टिविटी क्या होती है, रो इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन क्या होता है, सिग्मा। वन अपॉन क्या होता है, सिग्मा, और रो इज इक्वल टू वन अपॉन सिग्मा को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्टिविटी। क्या कहते हैं, इस रो, इसको पढ़ते हैं रो, और ये क्या होता है, रेस्टिविटी। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन द रेस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी पूछेगा, तो कंडक्टिविटी रेस्टिविटी का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, रेस्टिविटी कंडक्टिविटी का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन सिग्मा। रो को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, रो को रेस्टिविटी, आर से रो और आर से क्या आ जाएगा, रेस्टिविटी। इसको ऐसे लिखते हैं, रो को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टर अलग, हाँ, स्पेसिफिक कंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा रिलेशन आया कि कैसे ओम्स लॉ को इसको डिफाइन करेंगे, तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई रो। ये P नहीं लिखा हुआ है, रो लिखा हुआ। तो इधर हम देखेंगे J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई रो। अच्छा, E बाई रो कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग निकाले हैं J इज इक्वल टू सिग्मा E। क्या निकाले हैं, सिग्मा E। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन बाई रो। अब सिग्मा के जगह पे ये वाला इसमें ले जाके रख देंगे, तो ये वाला तुम्हारा रिलेशन आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ भूल जाओ कि सर B इज इक्वल टू आई आर। क्या कहते हैं, B इज इक्वल टू आई आर। तो ओम्स लॉ का जो दूसरा फॉर्म है, उसको हम J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई रो। E बाई रो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। J क्या है, करंट डेंसिटी, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, रो क्या है, रेस्टिविटी, रो क्या है, रेस्टिविटी। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है, देखो ऐसे सब क्वेश्चन, ऐसे सब अगर रिलेशन तुम्हें पता रहेंगे तो फिर आगे चल के बहुत काम आएंगे। ठीक, आगे इसमें मूव करें। देखो, अब उसके बाद अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये हम लिख दिए थे यहाँ पे कि अनदर फॉर्म अगर ओम्स लॉ लिखेंगे तो B इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर। एक चीज क्लास 10th से ही पढ़ के आए हो कि रेजिस्टेंस कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन 4 फैक्टर। अब ये 4 फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड करने के लिए कौन कौन सा फैक्टर है। पहला फैक्टर जो है हमारा जो है मटेरियल ऑफ कंडक्टर। पहला क्या है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अब कोई भी मटेरियल, जैसे सबसे गुड कंडक्टर क्या होता है, जो जितने ज्यादा गुड कंडक्टर होगा, जितना बढ़िया कंडक्टर होगा, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, उतने कम होगी। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टिविटी कम नहीं होगी। अरे रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना। जैसे ये देखो, ये करंट इधर से इधर आ रहा है, अब करंट को जो रोकने वाला जो काम करता है उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। रोध का मतलब रोक देना, प्रति का मतलब खिलाफ। ठीक है, तो जिधर कोई जा रहा है उसके खिलाफ उसको रोक देने को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। रेजिस्टेंस बाधा पैदा करना, रुकावट पैदा करना को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो जो गुड कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है।
अब इसमें गुड कंडक्टिंग मटेरियल में सबसे गुड कंडक्टर आपका क्या आता है? सिल्वर आता है, चांदी, जिसके पायल बनते हैं, ठीक है, 50-60 हज़ार रुपये किलो उसका तार कौन बना पाएगा, ठीक है। तो गुड कंडक्टिंग मटेरियल में तुम्हारा क्या आ जाएगा? तुम्हारा Ag, सिल्वर को क्या लिखते हैं? सिल्वर क्या लिखते हैं? Ag, OG, क्या जी? सिल्वर के बाद क्या आता है? हाँ, अरे कुछ ही लिख लो। तो सिल्वर के बाद जो आता है तुम्हारा क्या आता है? कॉपर आता है। और कॉपर के बाद क्या तुम्हारा आता है? हाँ, एल्युमिनियम आता है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। तो ये सब हमारे कुछ ऐसे हैं जिसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? बहुत कम होती है। अब ये जो मटेरियल पे डिपेंड करने वाली कंडीशन है, जिसका मटेरियल मतलब किसी भी कंडक्टर का मटेरियल जितने ज़्यादा क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करेगा, मूव करवाएगा, या चार्ज को क्या करेगा? मूव करेगा, वो सारे के सारे क्या होंगे? जिस उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। तो पहला फैक्टर हमें डिपेंड पता चला किस पे होता है? कंडक्टर के मटेरियल पे। दूसरा फैक्टर क्या है बताओ? हाँ, दूसरा फैक्टर क्या है कि रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है किस पे? रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। देखो, तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/2 एरिया। देखो, इसका मतलब जिस तार का एरिया ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, और जिस तार का एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो मोटा तार लगाने से फायदा है कि पतला तार लगाने से फायदा है? हाँ, मोटा, पता है, इसीलिए तो किसी भी मटेरियल में अगर जब मोटा तार होगा तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? उसमें रुकावटें क्या होंगी? कम, और इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करेगा? मूवमेंट करके चला जाएगा, ठीक है। अगर हम मान लो किसी भी लोड से, अब यहाँ पे जो लगा हुआ है ये तार मोटे लगे हुए हैं, तो इसमें क्या है कि इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। लेकिन इसी तार को अगर हम पतला कर देंगे तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, चार्ज ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एक समय बाद क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, एरिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा फैक्टर हमारा क्या है? लेंथ पे है। तो तीसरा फैक्टर हमारा क्या है? लेंथ पे है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स लेंथ ऑफ वायर या कंडक्टर, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर या वायर। अब इस पर जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, नहीं एल होता है, क्या होता है? एल होता है। इसका मतलब क्या है? जितने तब लंबा तार होगा उतने ज़्यादा क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस होगा। समझ में आया कि नहीं है? अगर हम जितना ज़्यादा लंबा करेंगे तार उतना ज़्यादा क्या होगा? रेजिस्टेंस। इसीलिए लंबे दूरी को कवर करने के लिए तार की मोटाई को क्या कर दिया जाता है? थिकनेस को बढ़ा दिया जाता है। इसलिए तो एरिया बढ़ा देंगे, जब तार की मोटाई बढ़ा देंगे, एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम। क्यों? क्योंकि लंबाई बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक फैक्टर आता है रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर, ठीक है। एक है चौथा फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। किस पे? टेम्परेचर पे। ये दिख रहा है कैमरे में? ये दिख रहा है ना? रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा, टेम्परेचर किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस से क्या इफेक्ट पड़ेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, टेम्परेचर। यही है ना? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और अगर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। ये एक दूसरे के कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
तो यहाँ से रेजिस्टेंस दूसरे और तीसरे इक्वेशन को जब हम मर्जिंग करते हैं, ठीक है, तो एक रिलेशन निकल के आता है, ठीक है, इक्वेशन नहीं, पॉइंट 2 एंड थर्ड को जब हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, ठीक है, मर्जर करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ये ऑलरेडी पढ़ के आए हो। तो ये रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, रो L अपॉन A, रो L अपॉन क्या आता है, A, ठीक है। ये क्या हो रहा है, रो L अपॉन A, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रो को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। ये क्लियर है सबका? इसमें कोई दिक्कत, कौन दिक्कत हो तो बताओ। है अरुण मिश्रा, कुछ दिक्कत है? और सब लोगों को समझ में आए? किसी को नहीं दिक्कत है ना? तो फिर आगे मूव करें, ठीक है। ये PDF मिल जाएगा आज, इसलिए मैंने इसको सेट किया है ताकि ये इस पे सेट करने से ये इसकी राइटिंग मिटेगी नहीं, ठीक है। अब देखो ये है, तो इसकी राइटिंग क्या है, सारे पेज की तुम्हें ऐसे PDF ये सेव हो जाएगा, ये तुम्हें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। आज बैठे बैठे खुराफात कर रहे थे, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था कि आज कुछ नया करेंगे, तो वहाँ से वो बता के गया था कि मेनू से जाके एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर लेना यहाँ पे, और PDF डायरेक्ट इस पर खोल लेना। थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट सेट करने में। अभी मैं सेट कर रहा था कि नहीं कर रहा था, बस काम तमाम इसी के ऊपर लिख सकते हैं। उसमें क्या था, उसको इरेज करो, क्लियर करो, ये करो, वो करो, दुनिया भर की बवाल थे। तो धीरे धीरे हम लोग के भी अंदर क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी में, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये क्या लिखा हुआ है, रो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, रो T, और ये क्या लिखा हुआ, रो नॉट और 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T नॉट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सो दैट रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, ठीक है। अब रो T इज इक्वल टू वही फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। इज द रेजिस्टिविटी स्टैंडर्ड temperature, rho T is the resistivity to the T0 is the degree centigrade, to T naught is the reference of the temperature, alpha is the temperature coefficient। ये हमें लगता है थोड़ा इधर उधर हो गया, क्योंकि बहुत लास्ट में हम लोगों ने क्या किया है कि इसको कनेक्ट किया, तो इसको हम लोग कल देख लेंगे। उसके बाद इसी में हमारा क्या आता है, इसी में हमारा क्या आता है कि टेम्परेचर जब देखने के बाद यहाँ पे देख लिया, तो ये हमारा क्या हुआ, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी खत्म हो गया। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, ठीक है। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, टाइम कितना बचा अभी, 20 मिनट है ना। अब देखो इसी में रेजिस्टेंस, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जब हम लोग देखते हैं तो थोड़ा थीम करते हैं, थोड़ा चेंज, और जिससे क्या हो जाए, आंखों की रोशनी बढ़ जाए, ठीक है। आंखों की रोशनी का है, ये कर ले, हैं? पिंक कौन है, ये अरे लो, ठीक है, दिख रहा है सबको। तो लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट पे वाइट, वाइट पे वाइट, और इधर क्या है, येलो। देखो चलो लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। एक पहला हमने क्या पढ़ा है, सीरीज, क्या पढ़ा है, सीरीज। तो सीरीज में कॉम्बिनेशन, अब देखो सीरीज में 2 कंडीशन होता है। देखो रेजिस्टेंस पढ़ने के लिए B इक्वल टू IR पढ़ेंगे, तो जो सीरीज में हम किसी भी रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, सेम करंट सेम होता है, ठीक है। क्या होता है, करंट क्या होता है, करंट एवरी रेजिस्टेंस इज सेम, बट पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल ईच रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा,
ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग क्या किए थे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का कुछ सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। चलो 2 2 3 3 ले लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, एक बैटरी से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी का जो ये बड़ा वाला टर्मिनल होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यही तो होगी। तो उसके बाद ये रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3। यहाँ से हम B पोटेंशियल दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं, I करंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, I करंट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे B पोटेंशियल, I करंट दे रहे हैं और रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो बताओ पीयूष कश्यप, यहाँ पे पहले वाले R1 में पोटेंशियल कितना जाएगा, हैं कितना जाएगा, कुछ जाएगा। तो कुछ जाने के लिए हम क्या लगे, तीनों में अलग अलग जाएगा। तो तीनों अलग अलग जाएगा तो यहाँ लिखेंगे कितना, B1 B2 और क्या लिखेंगे, B3, ठीक है, ये लिखेंगे। तो इसमें जब हम लोग देखेंगे कम्बिनेशन करेंगे तो हम पोटेंशियल यहाँ से इनपुट कितना किए, B, लेकिन ये पहुँचा कितना, B1 प्लस B2 प्लस B3 करेंगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हम रखेंगे B इक्वल टू कितना होता है, I R, क्या होता है I R, तो कितना हो जाएगा I R1 प्लस I R2 प्लस कितना हो जाएगा I R3। तो I R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I क्या करेंगे यहाँ पे कॉमन कर लेंगे। तो जब I कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये R1 प्लस R2 प्लस क्या आ जाएगा R3। अब देखो ये I से I कट गया तो बचेगा क्या, R इज इक्वल टू कितना बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो कम्बिनेशन हम लोगों ने किया, कैसा किया है, ये सीरीज कम्बिनेशन किया है। और सीरीज कम्बिनेशन में हमारा रेजिस्टेंस कितना भी हो, सब R1 प्लस R2 प्लस R3 करके जोड़ लेंगे, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो, ठीक है, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो तो यहाँ पे कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस कितना आ जाएगा, Rn, क्या हो जाएगा, Rn। Rn का मतलब कितना, जितने भी n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे उसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस Rn, ठीक है। अब सीरीज देखने के बाद हम लोग देखते हैं पैरेलल में देखते हैं, ठीक है, पैरेलल में देखते हैं। तो पैरेलल में देखने के लिए यहाँ पे देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन